दोस्तों, मैं आपको ये दो सेंटेंस देता हूँ। आई हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 years। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। अगर आपको इन दोनों सेंटेंसेस के मतलब में क्या फर्क है ये समझने में दिक्कत जा रही है, या फिर आपको इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब प्रतीत हो रहा है, तो यकीन मानिए आपको आज का हमारा सेशन टेंसेस जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस सेशन के अंत तक आप टेंसेस में, सेंटेंस फॉर्मेशन के सारे कंसेप्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंसेस होता क्या है। टेंसेस मतलब काल, समय, टाइम। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का वो पहलू है जो हमें बताता है कि कोई भी काम कौन से समय हो रहा है। चाहे कोई भी काम हो, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, सोने का, वो कब हो रहा है उसका समय हमें टेंसेस ही तो बताते हैं। जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ टाइम की बात नहीं करते, हम काम की, वर्क की भी बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा पढ़ने का काम शुरू है। पढ़ने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, शुरू है। कब शुरू है? अभी इसी वक्त शुरू है। इसका मतलब ये है कि टेंसेस सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि वर्क कितना हुआ है, आधा हुआ है, पूरा हुआ है, ये भी बताते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस की कंसेप्ट समझ चुके हैं कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी वर्क मतलब कोई भी क्रिया कौन से समय में हुई है और कितनी हुई है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। आई एम श्योर कि आपने पढ़ा होगा कि टेंसेस के 12 टाइप्स होते हैं और वे कहाँ यूज करने हैं उसे याद करने की कोशिश भी की होगी। लेकिन अब ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए और सारे 12 टाइप्स के टेंसेस और उनका उपयोग कहाँ व कैसे करना है, इसके सारे कंसेप्ट हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होगी, सब खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो हमने देखा टेंसेस हमें किसी भी क्रिया का टाइम और वर्क कितना हुआ है ये बताते हैं। बस यही से हम टेंसेस के टाइप्स बनाएंगे। तो टाइम कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक तो हो गया आज का समय यानी वर्तमान मतलब प्रेजेंट। एक जो बीत गया वो समय मतलब भूतकाल यानी पास्ट। और एक जो आने वाला है मतलब भविष्यकाल यानी फ्यूचर। अब भैया हमें तो बताया गया था टेंसेस के 12 टाइप्स होते हैं, यहाँ तो 3 ही बन पाए हैं। फिर वही बात याद आ गई, टेंसेस हमें सिर्फ टाइम ही नहीं वर्क कितना हुआ है ये भी बताते हैं। तो क्या काम कितना हुआ है इस आधार पे भी टाइप्स बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं, यहाँ काम शुरू है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ाई का काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब काम कितना हुआ है उस आधार पे भी हम टाइप्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक तो हो गया जहाँ काम शुरू है, उसे हम कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है बोलेंगे। दूसरा हो गया जहां काम पूरा हो गया, उसे हम परफेक्ट, जैसे हम पढ़ चुके हैं जहां पे काम पूरा हो गया उसे हम परफेक्ट कहेंगे। और एक होता है जिसमें हम समझ ही नहीं पाते काम कितना हुआ है, जैसे मैं पढ़ता हूं। या तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पढ़ाई का काम कितना हुआ है, पढ़ाई पूरी हुई है या जारी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे टाइप को हम कहेंगे इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, इंडेफिनेट हो गया। क्या और भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, एक और भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे तो कंपनी का काम जारी है तो इसे हम कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। लेकिन पिछले 5 साल का काम तो पूरा हो चुका है, तो क्या हम इसे परफेक्ट नहीं कह पाएंगे? दोस्तों, इसी को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो हमारे 12 टेंसेस तैयार हो गए। हाँ, हो तो गए। 4 वर्क के आधार पे और 3 टाइम के आधार पे। इन 12 टेंसेस के नाम मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं। अभी आप इनके बस नाम समझिए। ये 12 टाइप्स हमने कैसे बनाए हैं ये याद रखिए। इसमें सेंटेंस कैसे बनाना है, इन्हें कहाँ और कैसे यूज करना है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन टेंसेस पे जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात हमें सीखनी है, वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। चाहे हमने 12 टेंसेस के टाइप्स के नाम समझ लिए हो, लेकिन उनको यूज करने के लिए हमें सेंटेंस फॉर्म मतलब इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी तो आना चाहिए। तो शुरू करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। कोई भी लैंग्वेज के ज्यादातर सेंटेंस ये सब्जेक्ट यानी कर्ता से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट मतलब आई, ही, शी, वी, यू, दे, सौरभ, ये सारे हो गए हमारे सब्जेक्ट। जैसे हम अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, इसमें हम हमारा सब्जेक्ट है। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट होता है
वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद हम आप तक ये ट्रिक ला पा रहे हैं, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कक्षा में अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं। इसमें जो क्रिया दर्शाने वाला शब्द होता है वो होता है क्रियापद यानी वर्ब। इस वाक्य में पढ़ रहे हैं, ये ऐसा शब्द है जो क्रिया दर्शा रहा है। जी हाँ, पढ़ने की क्रिया। तो पढ़ रहे हैं ये हमारा वर्ब हो गया। अब इस वर्ब को अगर हम व्हाट यानी क्या ऐसा सवाल पूछते हैं तो जो भी उत्तर मिलता है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इस वाक्य में पढ़ रहे हैं, इस वर्ब को हम अगर क्या पढ़ रहे हैं ये पूछेंगे तो जवाब मिलता है अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहे हैं हमारा वर्ब हो गया, अंग्रेजी भाषा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब और भी कुछ बचा है क्या? जी हाँ, है तो। ये कक्षा में भी तो है। तो दोस्तों, कोई भी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है उसे मोटे तौर पर हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आइए यही बात हम इंग्लिश सेंटेंस में देखते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लास। इस वाक्य में वी हमारा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? लर्निंग, क्योंकि ये सीखने की क्रिया दर्शा रहा है। अगर हम लर्निंग को व्हाट ये सवाल पूछते हैं, मतलब व्हाट लर्निंग पूछते हैं, तो जवाब मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और एक्स्ट्रा चीज इन द क्लास हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का पूरा कंसेप्ट समझ गए हैं। अब आप बोलोगे कि ये सब तो हम समझ गए हैं, लेकिन ये आर का क्या चक्कर है? इस बारे में भी तो कुछ बताओ। जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, वर्ब दो टाइप के होते हैं। एक होता है फुल वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। जिसको खुद का पूर्ण अर्थ होता है उसे हम फुल वर्ब कहते हैं, जैसे कि टू ईट, टू वॉक, टू स्लीप, टू स्टडी। फुल वर्ब खुद ही एक पूर्ण क्रिया जताने के काबिल होता है, जैसे टू ईट खाने की क्रिया, टू वॉक चलने की क्रिया, टू स्लीप सोने की क्रिया, टू स्टडी पढ़ने की क्रिया। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका खुद का तो कोई अर्थ नहीं होता और वो सिर्फ फुल वर्ब को हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे इस उदाहरण में आर। लेकिन हेल्पिंग वर्ब बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, कोई भी क्रिया का समय यानी टाइम बताने की भूमिका। दोस्तों, एम इज आर, वॉज वेयर, शैल बी, विल बी, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनमें से एम इज आर आपको जहां दिख जाए समझ लीजिए कि वो काम प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे हमने देखा वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लास। यहाँ पे आर देख लिया तो आंख बंद करके बोलिए कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का काम यानी पढ़ने का काम प्रेजेंट यानी वर्तमान में हो रहा है। उसी तरह वॉज वेयर आपको भूतकाल दर्शाता है, शाल बी, विल बी आपको भविष्यकाल दर्शाता है। अब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ यूज करने का इंग्लिश ग्रामर रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम आएगा, ही, शी, इट के साथ हमेशा इज आएगा, यू, वी, दे के साथ हमेशा आर आएगा। पास्ट टेंस में आई के साथ हमेशा वॉज आएगा, ही, शी, इट के साथ भी वॉज आएगा, यू, वी, दे के साथ वेयर आएगा। फ्यूचर टेंस में आई के साथ शाल भी आएगा, ही, शी, इट के साथ विल भी आएगा एंड यू, वी, दे के साथ विल भी आएगा। इसको कैसे फॉर्म करना है ये हम आगे देखेंगे। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। अब एक महत्वपूर्ण बात फुल वर्ब्स की करते हैं। सभी फुल वर्ब्स के इंग्लिश ग्रामर में 3 फॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। हम अभी इसकी कंसेप्ट समझेंगे, इसे कहाँ और कैसे यूज करना है ये हम टेंसेस में देखेंगे। तो सभी फुल वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्ले, प्लेड, प्लेड, टॉक, 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 वॉच, 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 हेल्प, हेल्प, हेल्प। इन वर्ब्स में मात्र ईडी लगाने से हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गया। इनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग बन जाता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोड, रिटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इसे हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इन वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म्स को हमें याद रखना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 97% वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स है और तकरीबन 3 से 4% वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स है। यानी 97% वर्ब्स में मात्र ईडी लगाने से हमारा काम हो जाएगा और हमें सिर्फ 3% वर्ब्स ऐसे हैं जिन्हें याद रखने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए कुछ इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट आपको आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पे वर्ब का कंसेप्ट हमने समझ लिया है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन का अंतिम पड़ाव समझना है। ध्यान से सुनिए। इंग्लिश ग्रामर में जनरली सेंटेंस की फॉर्मेशन यानी रचना कुछ ऐसे होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये देखने में नई बात लगती है लेकिन है नहीं। ये हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, बस हमें ये नहीं पता था कि ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। चलो हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लास।
इसमें वी हमारा सब्जेक्ट है, आर लर्निंग हमारा वर्ब है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारा ऑब्जेक्ट है और क्लास, इन द क्लास हमारा कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों अभी हम टेंसेस देखेंगे। टेंसेस हमें क्या बताते हैं? टेंसेस हमें बताते हैं कि काम कौन से समय हुआ है और काम कितना हुआ है। चाहे 12 टेंसेस में से कोई भी टेंस हो, सेंटेंस का फॉर्मेशन यानी रचना हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऐसी ही रहेगी। इसकी आप गांठ बांध लीजिए। इसको याद रखने के लिए हम S प्लस V प्लस O प्लस C ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा आधा काम हो गया है। अब हम इंग्लिश में सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है ये समझ गए हैं। अब टेंसेस समझना कोई कठिन बात नहीं है, बस आप अंत तक बने रहिए और टेंसेस आप यूं करके सीख जाओगे। दोस्तों हमने अब तक जो भी सीखा वो टेंसेस समझने के लिए जरूरी था। अब आते हैं हमारे प्राइम टॉपिक यानी टेंसेस पे। हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस एक एक करके पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज करते हैं? रोज की क्रिया या आदत दर्शाने के लिए, जैसे आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब त्रिकालाबाधित सत्य दर्शाने के लिए, जैसे द स्काई इज ब्लू, टाइम इज मनी, द सन इज स्टेशनरी। अब जानेंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे, द स्काई इज ब्लू, टाइम इज मनी, द सन इज स्टेशनरी। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक स्पेशल अटेंशन। आई, वी, यू, दे इन सब्जेक्ट्स के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का मूल रूप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पार्टी सिंगुलर हो, मतलब आपके और मेरे बिना हो थर्ड पार्टी, जैसे ही, शी ऐसा हो और सिंगुलर हो, तो उसके लिए हम वर्ब को S, ES, IS लगाएंगे। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सौरभ यानी कोई भी विशेष नाम हो, तो वर्ब को S, ES और IS लगाएंगे। दोस्तों याद रखिए, अगर हम दे ये सब्जेक्ट लेते हैं तो दे ये थर्ड पार्टी है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। इसके लिए इसके वर्ब के मूल रूप का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम S, ES और IS नहीं लगाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम कहेंगे आई वाटर द प्लांट्स, वी वाटर द प्लांट, यू वाटर द प्लांट, दे वाटर द प्लांट। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम कहेंगे ही वाटर्स द प्लांट, शी वाटर्स द प्लांट, सौरभ वाटर्स द प्लांट। अब कौन से वर्ब को S, ES और IS लगाना है ये देखते हैं। अगर वर्ब का लास्ट लेटर Y है तो Y की जगह IS लगा दे। जैसे हम कहेंगे सौरभ स्टडीज एवरीडे। अगर वर्ब का लास्ट लेटर O, SH, CH, TCH, X, Z, SS इनमें से कुछ है तो हम वर्ब को ES लगाएंगे। जैसे he goes to school, it does the job, सौरभ teaches English grammar। और इन दोनों के अलावा कोई भी नॉर्मल वर्ब हो तो उसको हम सिंपली S लगाएंगे। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था he waters the plant। ओके, तो दोस्तों एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ यूज करेंगे? रोज की क्रिया या आदत दर्शाने के लिए और यूनिवर्सल ट्रूथ यानी त्रिकालाबाधित सत्य जानने के लिए। दूसरा इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। और इसमें स्पेशल अटेंशन आपको ये देना है कि वर्ब का मूल रूप कहाँ इस्तेमाल करना है और वर्ब को S, ES और IS का लगाना है। दोस्तों अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करेंगे? कोई क्रिया वर्तमान में शुरू है ये दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फुल वर्ब प्लस ING प्लस O प्लस C। दोस्तों पहला तो है सब्जेक्ट ही, शी, वी, दे, कुछ इस तरह। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। कुछ याद आया? बस कुछ ही देर पहले तो हमने ये डिस्कस किया था। और हमें ये भी मालूम है कि प्रेजेंट टेंस के कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जी हाँ, एम, इज, आर ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी हमारे सब्जेक्ट के अनुसार इन तीनों में से किसी एक का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब तीसरा है फुल वर्ब और उसके साथ लगेगा ING, जैसे रीडिंग, प्लेइंग, वॉचिंग ऐसा।
दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से कोई क्रिया शुरू है यानी वर्तमान में चालू है, ये दर्शाने के लिए फुल वर्ब को आईएनजी लगाया जाता है। जैसे यहाँ पढ़ने का काम शुरू है, यहाँ खेलने का काम शुरू है, यहाँ देखने का काम शुरू है। फिर आते हैं हमारे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन। दे आर प्लेइंग क्रिकेट विथ रेड बॉल। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो ऑन योर मोबाइल। है ना आसान? चलो एक रिकैप ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी क्रिया वर्तमान में शुरू है यह दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फुल वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ओ प्लस सी। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के होते हैं एम इज आर, इनमें से कोई भी एक हम सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे और यहाँ पे फुल वर्ब को आईएनजी लगाना हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करेंगे? दोस्तों ध्यान से सुनिए। कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी और वर्तमान में इस क्षण को पूरी हुई है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने पौधों को पानी दे दिया है। आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। यहाँ पौधों को पानी देने का काम भूतकाल में शुरू हुआ, कुछ 20-30 मिनट मैंने पानी दिया और तब जाके अभी इसी वक्त पानी देने का काम पूरा हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आई हैव वॉच्ड द मूवी। मैंने 2 घंटे पहले भूतकाल में मूवी देखना शुरू किया था। 2 घंटे बाद अब इस वक्त मेरा मूवी देखने का काम खत्म हुआ है, इसलिए यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। आप बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। जैसे आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, आई हैव वॉच्ड द मूवी। दोस्तों कोई भी काम पूरा हो गया है ये दिखाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में फुल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। समझ लीजिए ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है और हमें इसे याद रखना है। अब सवाल ये है कि हैव कहाँ यूज करें और हैज कहाँ। ये बहुत ही आसान है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पार्टी यानी आप और मैं के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति हो और उसकी बात चल रही हो और वो सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन में हो तो हम हैज इस्तेमाल करेंगे। बस 2 बातें याद रखिए। सब्जेक्ट एक तो थर्ड पार्टी हो और दूसरा सिंगुलर हो। जैसे शी हैज, ही हैज, नर्स हैज, इट हैज। ये हो गया हैज के बारे में। तो हम हैव कहाँ यूज करेंगे? जहां सब्जेक्ट अगर फर्स्ट और सेकंड पार्टी हो यानी आप और मैं हो, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, और अगर थर्ड पार्टी प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे दे हैव, वहां पे हम हैव यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर थर्ड पार्टी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैज इस्तेमाल करेंगे, जैसे नर्स हैज अ डिफिकल्ट टाइम। लेकिन अगर थर्ड पार्टी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे, जैसे नर्सेस हैव अ डिफिकल्ट टाइम। एक और एग्जांपल देता हूं। द मशीन हैज अ लीक इन इट, द मशीन्स हैव लीक्स इन इट। कुछ हैव के एग्जांपल भी देख लीजिए। वी हैव अ मीटिंग, दे हैव ऑक्युपाइड ऑल द रूम्स। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो कोई भी क्रिया भूतकाल में शुरू होती है, वर्तमान में इस वक्त में इस क्षण को अगर खत्म होती है तो उसे वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। यहाँ पे हैव कहाँ यूज करना है और हैज कहाँ यूज करना है ये आपका स्पेशल अटेंशन है। और इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी समझ चुके हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करेंगे? गौर से सुनिए। अगर कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है, वर्तमान में इस समय शुरू है और भविष्य में भी शुरू रहने वाली है तो वह क्रिया दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पिछले 5 साल से कंपनी में काम करने की क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है। कंपनी में मैं तो अब भी काम कर रहा हूँ, यानी कंपनी में काम करने की क्रिया वर्तमान में इस समय भी शुरू है। और वाक्य का मतलब निकालें तो मैं आगे भी कंपनी में काम करते रहने वाला हूँ। तो दोस्तों भूतकाल में क्रिया शुरू हुई, वर्तमान में इस समय क्रिया शुरू है और भविष्य में भी रहने वाली है। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस VING प्लस O प्लस C। I have been working in this company for 5 years. I have been watching this documentary since 2 p.m. He has been lying about his graduation since 2019. दोस्तों have has प्लस been प्लस VING हमें क्रिया भूतकाल में शुरू
होके वर्तमान में शुरू है और आगे भी शुरू रहने वाली है, ये बताते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इसे एक इंग्लिश ग्रामर का रूल समझिए। दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल अटेंशन देने वाली भी चीज है। कौन सी? यही कि फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। ये बहुत आसान है। किसी भी घटना में अगर हमें साल बताना है जैसे 2019 या एग्जैक्ट वक्त बताना है जैसे 2 PM तो हम सिंस यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई घटना का काल गिन के बताना है जैसे 5 years तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे फॉर 10 months, फॉर 4 days, फॉर 2 hours एक्सेट्रा। हमने अब तक प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह समझ लिए। इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज करेंगे? रोज की क्रिया या आदत दर्शाने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब त्रिकालाबादी सत्य दर्शाने के लिए। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। इसका एग्जाम्पल है आई वाटर द प्लांट्स। इसमें स्पेशल अटेंशन देने की बात यह है कि आप वर्ब में एस, ईएस और आईएस कब लगाओगे। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी क्रिया वर्तमान में इस समय शुरू है ये दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला है एस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फुल वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ओ प्लस सी। इसका एग्जाम्पल है आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। इसमें स्पेशल अटेंशन देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है और आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी क्रिया भूतकाल में शुरू हुई हो और वर्तमान में इस समय इस क्षण पे पूरी हुई हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। इसमें स्पेशल अटेंशन देने वाली बात यह है कि आपको हैव का इस्तेमाल करना है और हैज का इस्तेमाल करना है। इसके रूल समझने की जरूरत है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? कोई भी क्रिया अगर भूतकाल में शुरू हो, वर्तमान में इस समय शुरू है और भविष्य में भी अनिश्चित काल तक शुरू रहने वाली है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वीआईएनजी प्लस ओ प्लस सी। इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। इसमें स्पेशल अटेंशन देने वाली बात यह है कि आपको फॉर कहाँ यूज करना है और सिंस कहाँ यूज करना है, इसके रूल समझने की जरूरत है। दोस्तों हम यहाँ प्रेजेंट टेंस समझ चुके हैं, यानी हम टेंसेस 80% समझ गए हैं। क्योंकि जो रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं वही रूल्स लगभग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। उसी तरह जो रूल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं वही रूल्स लगभग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल भी थोड़े बहुत फर्क के साथ पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को लागू होंगे। इसका मतलब हमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस देखने के पहले प्रेजेंट टेंस पूरी तरह आना बहुत जरूरी है। अब हम पास्ट टेंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 पॉइंट्स बता देना चाहता हूं। अगर आप प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स के फॉर्मूले गौर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि चारों टेंसेस में हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसकी जगह कांस्टेंट है, फिक्स है। बस बदल रहा है तो हमारा वर्ब। इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का मूल रूप है, कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस वीआईएनजी है, परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज प्लस बीन प्लस वीआईएनजी है। तो क्या हम इन फॉर्मूलेस को आसानी से याद नहीं रख सकते? जी हाँ, रख सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को तो जगह से हिलाना ही नहीं है, बस वर्ब पे ध्यान देना है। कर पाओगे कि नहीं? अरे बस जरा सी प्रैक्टिस करिए, आसानी से हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मुझे ये बताना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी जनरल सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई। टेंसेस पढ़ाने में आसानी हो इसलिए मैंने हमेशा आपको इसी फॉर्मेशन में एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन कई बार सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। यहाँ आई सब्जेक्ट है और आई एम प्लेइंग वर्ब है। यहाँ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को जोड़ के कहूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो ये भी सही है। अगर मैं फिर कॉम्प्लीमेंट को जोड़ के भी कहूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड तो ये भी सही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के भी हो सकते हैं, आप बस इसका ध्यान रखिए। अब प्रेजेंट टेंस के विषय में एक आखिरी बात। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए थे, आई हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 years एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, और उनके मतलब का फर्क पूछा था। प्रेजेंट टेंस पूरी तरह समझने के बाद मुझे लगता है आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, यानी कंपनी में काम करने की क्रिया 5 साल पहले शुरू हुई थी और वर्तमान में इस समय खत्म हो गई है। जनरली लोग अपने कंपनी के आखिरी दिन
होने वाले फेयरवेल प्रोग्राम में ऐसा कहते हैं और उस समय के बाद वे कंपनी में काम नहीं करते। दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी कंपनी में काम करने की क्रिया भूतकाल में 5 साल पहले शुरू हुई थी, वर्तमान में भी शुरू है और भविष्य में भी शुरू रहने वाली है। जनरली किसी को प्रमोशन मिलता है, उसके स्पीच में वो ऐसा बोलता है। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों सेंटेंस के मतलब में जमीन आसमान का फर्क है, और अगर आप ये मतलब समझ पा रहे हैं तो मैं कहूंगा प्रेजेंट टेंस आप पूरी तरह से समझ गए हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये सारे नाम हमारे लिए नए नहीं है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि पास्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो दोस्तों पास्ट टेंस का इस्तेमाल जनरली होता है नरेशन में, यानी कि कोई कहानी या अनुभव बताने में। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए और इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जैसे मैं मेरे मामा जी के गांव गया, वो अपने खेत में काम कर रहे थे। अब तक उन्होंने उनके खेत में एक बड़ा फार्म हाउस बना लिया था। पिछले 2 साल से मामा जी खेत और अनाज का व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी में मैंने पास्ट टेंस के सारे 4 टाइप का इस्तेमाल किया है। ये कहानी में ही हम पास्ट टेंस के सारे टाइप स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, लेकिन पहले सभी के नियम एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब इस्तेमाल करते हैं? कोई क्रिया अगर भूतकाल में घटी हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कल पौधों को पानी दिया, मैंने कपड़े खरीदे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। यह एक बात समझ लीजिए कि पास्ट टेंस में चाहे कोई भी टाइप हो, फुल वर्ब का हमेशा सेकंड या थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई वाटर्ड द प्लांट, आई परचेस्ड द क्लोथ्स, आई वेंट टू माय अंकल्स विलेज। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई क्रिया अगर भूतकाल में शुरू है और अपूर्ण है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि भूतकाल में कोई क्रिया कैसे शुरू रह सकती है, ये कैसे संभव है? तो दोस्तों मैंने आपको पास्ट टेंस टॉपिक के शुरुआत में ही बताया था कि पास्ट टेंस जो है वो जनरली नरेशन यानी कोई कहानी या अनुभव बयान करते समय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको बताता हूं, मैं मामा के गांव गया, वो खेत में काम कर रहे थे। इस नरेशन में पहली लाइन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है और दूसरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसी प्रकार कोई भी कहानी या अनुभव बयान करते हुए भूतकाल में कोई क्रिया शुरू रह सकती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद ऐसा होगा, आई वेंट टू अंकल्स विलेज, ही वॉज वर्किंग इन हिज फार्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैं पौधों को पानी डाल रहा था। अब इसका फॉर्मूला कैसे है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ प्लस सी। पहला तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। एक मिनट, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वेयर। जी हाँ, सही पहचाना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन में हो तो वॉज इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में हो यानी अनेक वचन में हो तो हम वेयर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ गया अपना वर्ब और आईएनजी प्लस ओ प्लस सी। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वॉज वर्किंग इन हिज फार्म, इट वॉज रेनिंग हेविली यस्टरडे, आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई क्रिया भूतकाल में शुरू होके भूतकाल में ही खत्म हो रही हो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। कोई क्रिया भूतकाल में शुरू होके भूतकाल में ही खत्म हो रही हो, ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन नरेशन में कहानी या अनुभव बयान करते समय हम यकीनन इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल मूसलाधार बारिश हुई थी, बारिश होने की क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन 2 महीने पहले ही चोर जेल से भाग चुके थे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। जैसे इट हैड रेन्ड हेविली यस्टरडे, बट thieves had escaped from the jail 2 months ago. Till now, he had built a huge farmhouse in his farm. अब देखते हैं पास्ट टेंस का चौथा टाइप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, भूतकाल में चल रही थी और भूतकाल में ही खत्म हो गई हो तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे।
अब आप फिर पूछेंगे कि ये कैसे संभव है। मैं फिर दोहराऊंगा कि नरेशन करते हुए, कहानी बयान करते हुए आप इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बस आपको शायद पता ना चला हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1995 तक मैं बैंक में काम करता था। यह बैंक में काम करने की क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, भूतकाल में बैंक में काम करने की क्रिया जारी थी और 1995 में बैंक में काम करने की क्रिया खत्म भी हो गई। इस प्रकार ये टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस VING प्लस O प्लस C। अरे ये तो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, बस हैव हैज की जगह हैड लगाना है। ये तो हम आसानी से समझ लिए। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था 1995 तक मैं बैंक में काम करता था। अब उसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई हैड बीन वर्किंग इन द बैंक टिल 1995। ये टेंस को जनरली किसी कहानी या अनुभव के पार्श्वभूमि के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यही समझाने के लिए मैंने शुरुआत में आपको पास्ट टेंस की एक कहानी बताई थी। मैं मेरे मामा जी के गांव गया। वो अपने खेत में काम कर रहे थे। अब तक उन्होंने उनके खेत में एक बड़ा फार्म हाउस बना लिया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई वेंट टू माई अंकल्स विलेज, ही वॉज वर्किंग इन हिज फार्म, टिल नाउ ही हैड बिल्ट अ ह्यूज फार्म हाउस इन हिज फार्म। दोस्तों इस कहानी में पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, दूसरा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और तीसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यहां तक तो हम समझ गए हैं। अब देखते हैं चौथा वाक्य। तो चौथा वाक्य है पिछले 2 साल से मामा जी खेत और अनाज का व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसको फॉर्मूला में डाल के इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। तो वो बनेगा ही हैड बीन डूइंग फार्म एंड फूड ग्रेन बिजनेस फॉर 2 years। तो दोस्तों इस प्रकार पूरे पास्ट टेंस का नरेशन में हर टाइप का कैसे इस्तेमाल होता है ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम पास्ट टेंस समझ चुके हैं। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो दोस्तों पास्ट टेंस जो है वो कोई नरेशन या कोई कहानी बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कोई क्रिया अगर भूतकाल में घटी हो ये बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस O प्लस C। राइट, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई वेंट टू माई अंकल्स विलेज। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई क्रिया भूतकाल में शुरू है, जारी है, ये दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VING प्लस O प्लस C। इसका एग्जांपल हो जाएगा ही वॉज वर्किंग इन हिज फार्म। इसमें स्पेशल अटेंशन देने वाली बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का यूज करना है जो है वॉज एंड वेयर। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई क्रिया भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही अगर खत्म हो गई हो तो उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस O प्लस C। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टिल नाउ ही हैड बिल्ट अ ह्यूज फार्म हाउस इन हिज फार्म। चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब इस्तेमाल करेंगे? कोई भी क्रिया अगर भूतकाल में शुरू हुई थी, भूतकाल में चल रही थी और भूतकाल में ही खत्म हो गई हो तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला बनता है एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस VING प्लस O प्लस C। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही हैड बीन डूइंग फार्म एंड फूड ग्रेन बिजनेस फॉर 2 years। तो दोस्तों ये हो गया पूरा पास्ट टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनमें से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों अगर कुछ अंग्रेजी सॉन्ग्स को हम हिंदी में डब करें और ट्रांसलेट करें तो वो गाना कैसा लगेगा? वो गाना अंग्रेजी में तो अच्छा लगेगा लेकिन हिंदी में थोड़ा अटपटा सा लगेगा। कुछ ऐसे ही हाल है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ये इंग्लिश सेंटेंस में तो अच्छे लगते हैं लेकिन इनका हिंदी अनुवाद थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। लेकिन चलिए देखते हैं इन चारों टेंसेस के नियम। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कोई क्रिया नजदीकी भविष्य काल में घटने वाली हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मंगेश वो खबर कल प्रकाशित करेगा, चपरासी 5 बजे घंटी बजाएंगे, मैं कल मुंबई पहुंचूंगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V प्लस O प्लस C। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मंगेश विल पब्लिश दैट न्यूज टुमारो, द प्यून विल रिंग द बेल एट 5 o'clock, आई शैल रीच मुंबई टुमारो। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल अटेंशन देने वाली बात है कि विल कहाँ लगाना है और शैल कहाँ लगाना है। तो ये बहुत सरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी
ये है तो हम shall इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो हम will इस्तेमाल करेंगे। जैसे I shall play cricket with you, they will play cricket with you। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है दोस्तों, shall और will मॉडल वर्ब्स भी कहलाते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में प्रॉमिस है, जैसे मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूंगा, डिटर्मिनेशन है, जैसे मैं ये परीक्षा में पास होऊंगा, या फिर थ्रेट है, जैसे मैं तुम पर केस करूंगा, तो ऐसे टाइम पे शाल और विल एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब आई एंड वी के साथ शाल की जगह विल आएगा और बाकी वर्ब्स के साथ शाल आएगा, और इसका अनुवाद होगा आई विल प्ले क्रिकेट विथ यू, आई विल क्रैक दिस एग्जाम, आई विल सू यू। अब आप कहोगे कि मैंने आई शैल प्ले क्रिकेट विथ यू और आई विल प्ले क्रिकेट विथ यू, ये दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? दोनों करेक्ट है। बस पहले सेंटेंस का मतलब है मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूंगा, और दूसरे सेंटेंस का मतलब है मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट जरूर खेलूंगा। अगर इन सेंटेंस को हम प्रॉमिस की तरह लेते हैं तो मॉडल वर्ब्स के नियम के अनुसार हम आई के साथ शाल की जगह विल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका वो सेंटेंस का प्रॉमिस हो जाता है। मतलब मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट जरूर खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट विथ। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जब कोई क्रिया भविष्य काल में घट रही हो, ये दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप लिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ प्लस सी। जैसे यू विल बी राइटिंग, यू विल बी वॉचिंग। इसके और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीएम विल बी अराइविंग मुंबई टुमारो, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द कॉन्सर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, कोई क्रिया भविष्य में पूरी हो रही हो तो वो दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम 10 बजे तक टीवी देख चुके होंगे। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। जैसे यू विल हैव सीन टीवी टिल 10। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा? कोई क्रिया भविष्य काल में शुरू होके भविष्य में जारी है और भविष्य में खत्म होने वाली हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब सा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रैक्टिकली बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर में रूल्स में लिखे गए हैं इसलिए हम इसको एक नज़र देख लेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी आईएनजी प्लस ओ प्लस सी। आई शैल हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन टिल 6 o'clock। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फ्यूचर टेंस भी। दोस्तों पूरे 12 टाइप के टेंसेस को रिवाइज करने के लिए हम एक ही कॉन्टेक्स्ट का वाक्य 12 टाइप के टेंसेस में बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि जब भी वाक्य स्क्रीन पे आएगा आपको टेंस का फॉर्मूला, टेंस की उपयोगिता और टेंस के सारे रूल खुद ब खुद याद आ जाएंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे 12 टेंसेस के नाम दिख रहे हैं। हम एक बार स्टेप बाय स्टेप हर एक टेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई वाटर द प्लांट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम वाटरिंग द प्लांट। Present perfect tense, I have watered the plant. Present perfect continuous tense, I have been watering the plant. Past indefinite tense, I watered the plant. Past continuous tense, I was watering the plant. Past perfect tense, I had watered the plant. Past perfect continuous tense, I had been watering the plant. Future indefinite tense, I shall water the plant. Future continuous tense, I shall be watering the plant. Future perfect tense, I shall have watered the plant. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। दोस्तों ये स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये हर सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और आप याद करने की कोशिश कीजिए कि ये सेंटेंस कैसे बना, ये पर्टिकुलर टेंस का रूल्स क्या था, उपयोगिता क्या थी और फॉर्मूला क्या था। इस तरह इसको आप। दोस्तों हम अब टेंसेस पूरी तरह समझ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का लगभग 75% हिस्सा है। मतलब अगर आपको टेंसेस आते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि आपको 75% इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन टेंसेस पढ़ लेने से मात्र काम नहीं बनेगा, इसको हमेशा ब्रशअप करते रहना चाहिए। आपको ये 3 चीजें करनी होगी। पहला तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए और इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आपको सारे टेंसेस न्यूज़पेपर में मिलेंगे। दूसरा, आप अच्छी सी इंग्लिश मूवीज़ देखिए जिनमें इंग्लिश सबटाइटल हो।
इंग्लिश सबटाइटल मतलब वो होता है ना जो बोला गया है वो नीचे स्क्रीन पे लिखा होता है। इससे आप इंग्लिश बोली कैसे जाती है ये सीखेंगे। और तीसरा, आप इन टेंसेस को अपने रोजमर्रा की लाइफ में एक दूसरे से बात करते हुए इस्तेमाल करिए। तो इन 3 चीजें करने के बाद अगर आप ये 3 चीजें कर पाते हैं तो आपको इंग्लिश का मास्टर बोला जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल जिस्ट बाय एमएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारी अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रीटिंग फ्रॉम आवर चैनल जिस्ट बाय एमएस।